जी, तो हमने आज जो चीज़ें जिनके बारे में पढ़ना है वो मैंने पहले जैसे आपको बताया कि वो क्रॉप मार्क्स या जो है जिसको मार्का पंजाबी में हम कहते हैं, उसके बाद सेफ्टी एरिया क्या होता है, ट्रिम लाइन या क्रॉप मार्क्स ये एक ही चीज़ होती है, ब्लीड एरिया क्या होता है। तो ये आप मेरे साथ में एक बुक पकड़ी हुई देख रहे हैं। इस बुक को अगर आप देखें तो जब ये बुक तैयार है हमारे पास तो ये देखें यहाँ पे एज टू एज इसकी कटिंग है। अगर इसको मैं बैक साइड से आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी एज टू एज कटिंग है। अच्छा, इसी तरह अंदर भी आप देखेंगे तो कुछ जगह पे ये जो चीज़ें हैं ये फाइनल कटी हुई हैं। इसको आम जुबान में इसे कहते हैं कि कट फ्लश हुई हुई है। इसके साइडों पे वाइट कलर नहीं है, वाइट जगह नहीं है। जब हमने इसे कट करना होता है तो हमने इस बात का ख्याल रखना होता है कि ये एक प्रॉपर जगह से कट हो। इसके थोड़ा सा अंदर हमने थोड़ी सी जगह छोड़नी होती है जिसको हम सेफ्टी एरिया कहते हैं। इसके बाहर थोड़ी सी एरिया जगह छोड़नी होती है जिसे हम ब्लीड एरिया कहते हैं। और इसको हमने एक लाइन लगानी होती है जहाँ से ये कट हो सके, इसे ट्रिम लाइन कहते हैं। तो जब आप अपने जॉब को प्रिंट रेडी बनाते हैं तो बेसिकली आप ये 2-3 चीज़ें जो हैं इसका पूरा ख्याल रखते हैं कि आपने जॉब को प्रिंट रेडी कैसे बनाना है। हम ऐसे ही एक रेंडमली कोई डिज़ाइन खोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक डिज़ाइन है, इसको कंसीडर करते हैं कि कस्टमर ने मुझे कहा है कि मुझे ये वाला जो साइज़ है इसमें ये मुझे डिज़ाइन चाहिए। अच्छा, अब इस डिज़ाइन को मैंने सबसे पहले किसी एक साइज़ में एडजस्ट करना है, नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि इस डिज़ाइन को मैंने अल्लाह आपका भला करे इस डिज़ाइन की सेटिंग करके इसको प्रिंटिंग पे भेजना है। तो आज के लेक्चर में एक डिज़ाइन को प्रिंटिंग पे कैसे भेजते हैं, किन किन बातों का ख्याल रखते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम कंसीडर करते हैं कि ये जो साइज़ है हमारा 13 इंच ज़रब 6 इंच साइज़ है और इस साइज़ को हमने प्रिंट करवाना है और हमारा कस्टमर जो है वो डिमांड कर रहा है कि मुझे इसकी 1000 क्वांटिटी प्रिंट कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये निकलेगा कस्टम साइज़, क्योंकि इस तरह का साइज़ को होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब आपको जो फिनिश साइज़ चाहिए, ये बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है। जो फिनिश साइज़ चाहिए वो क्या चाहिए, 13 इंच ज़रब 6 इंच। अच्छा, मैं तो वैसे ही हिसाब लगा लूँगा, लेकिन चूँकि आप के लिए मैंने क्या करना है कि मैं इसको छोड़ा और मैं चला गया सीधा अपने कलर चार्ट पे। ठीक हो गया जी। जब हम कलर चार्ट पे चले जाएंगे तो हम देखेंगे कि अब यहाँ पे कौन सा ऐसा साइज़ है जो कि मेरा 13 इंच और 6 इंच के करीब करीब है। ये साइज़ है फॉर एग्जांपल 13, 13.5 इंच और 8.5 इंच। इस साइज़ पे अगर मैं जॉब एडजस्ट करूँ तो मेरा एडजस्ट हो जाएगा, वेस्टेज कम से कम आएगी। अच्छा, अगर इस पे एडजस्ट करूँ तो आपको मैंने ये भी बताया था कि पेपर कौन सा किस किस में अवेलेबल होता है। तो ये जो 17-27 हमारा साइज़ होता है इसमें ग्लेज्ड पेपर अवेलेबल नहीं होता। 20-30 में होता है, 23-36 में होता है, 25-36 में होता है। तो हमें 23-36 में से कोई साइज़ निकालना है या 20-30 में से निकालना है या 25-36 में से निकालना है। तो फिर मैं यहाँ पे आ गया, अब मैं देखूँगा 20-30 वाली। अब मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैं 10-15 में से साइज़ निकाल लूँ। ठीक है। अब 10-15 में से मैं अगर मैं साइज़ निकाल लूँगा तो मेरा साइज़ वेस्ट होगा। समझ आ रही है बात। अच्छा, दूसरा मेरे पास तरीका ये है कि मैं 15-20 में से निकाल लूँ, क्योंकि मेरा साइज़ 15 जा रहा है, या 11.5 18 में से निकाल लूँ, 18 में से भी मेरी वेस्टेज जा रही है। ठीक है। अब मैं इसके लिए मुझे 5 इंच वेस्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लगा लिया जिसका साइज़ रख दिया 30/20। अब ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ बेसिकली, नहीं तो आपको वैसे मतलब जो है प्रॉपर आइडिया हो जाए कि साइज़ निकलता कैसे है। अब जो मेरा रिक्वायर्ड साइज़ है वो कितना है, 13 इंच ज़रब 6 इंच। अच्छा, जब 13 इंच ज़रब 6 इंच मेरा रिक्वायर्ड साइज़ है तो इसका मतलब है कि जब ये प्रिंट होगा तो मुझे 1-1 इंच मार्जिन चाहिए, जिस तरह कि हमने डिस्कस किया था, जो कि कटिंग के लिए या बाकी चीज़ों के लिए मार्जिन चाहिए। तो वो जो 1-1 इंच मार्जिन डालूँ तो मुझे जो प्रिंटिंग के लिए जो साइज़ चाहिए वो मुझे चाहिए 14 इंच और दूसरा कितना चाहिए, 7 इंच। 14/7। लें जी, अब मैंने एक बॉक्स लगा लिया 20-30 के अंदर जिसका मैंने साइज़ रख लिया 14/7। इस साइज़ को अगर मैं
इसके ऊपर अलाइन करूं तो बेसिकली क्या किया, यहाँ पे मेरे 2 अप लग गए और यहाँ पे मेरे 3 अप लगने चाहिए, 3 अप मेरे पूरे नहीं लग रहे। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि इसको उठा लूँगा। फिर अब मैं करूँगा कि इसको अगर मैं इस तरह से करूँ, नहीं, पहले तो मैं यही ट्राई करता हूँ कि 7 है तो मैं मार्जिनल अगर थोड़ा सा ले लूँ, मार्जिन ज़रा कम छोड़ूँ, तो अगर मैं 3 अप लगाऊँ तो 6 3 18, अगर इसको मैं छोटा कर लूँ तो मेरा जवाब बन रहा है ये 6.66 बन रहा है। मतलब वो आधे इंच से ज़्यादा जगह है और मैंने अगर एडजस्ट करना है तो मेरा काम चल सकता है, गुजारा हो सकता है। तो मैंने क्या किया कि ये वाला साइज़ ले लिया और इधर से 14 और 14 28 होगा, मतलब 15 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस जॉब को प्रिंट करने के लिए अगर मैं एक कस्टम साइज़ निकाल लूँगा जो कि होगा 15 इंच ज़रब 6.67, तो ये मेरा वो साइज़ है जिसके अंदर मेरा जॉब प्रिंट हो जाएगा। बात समझ आ गई आपको? मैंने क्या किया कि 20 30 में से ये उसका छठा साइज़ निकाल लिया और ये मैंने कस्टम साइज़ निकाला है कि मेरे साइज़ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, चूंकि मुझे मेरे कस्टमर ने कहा है कि मुझे एक स्टैंडर्ड साइज़ चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि मैं किसी स्टैंडर्ड साइज़, कस्टमर मुझसे मशवरा करता है कि मेरी वेस्टेज ना जाए, तो उससे मैं कहता है कि किसी स्टैंडर्ड साइज़ में हम इसको डिज़ाइन को बना लेते हैं। तो कस्टम साइज़ निकालने के लिए सबसे पहला काम मैंने क्या किया, आपको साइज़ बनाने का तरीका बता दिया। ये बात आपको क्लियर हो गई है? चलें जी, अब हमने सबसे पहले साइज़ निकाल लिया। अब जब हमने इस जॉब को प्रिंटिंग के लिए भेजना है तो अब देखें मैं इसमें कुछ चीज़ें चेक करूँगा। सबसे पहले ये इमेज है, मैं इस इमेज को देखूँगा कि ये इमेज मेरा CMYK में है या RGB में है। मैं इसको एडिट किया तो मैंने देखा कि ये मेरा जो इमेज है इसको मैं बल्कि बिटमैप पे जाऊँगा और इसको मैं कन्वर्ट कर दूँगा CMYK में, ताकि मेरा इमेज जो है ये सारा CMYK में कन्वर्ट हो जाए। इसी तरह ये वाले मेरे जो 2 इमेज हैं इनको भी मैं CMYK में कन्वर्ट कर दूँगा। और DPIs में कितने रख रहा हूँ, कम से कम 600 DPI। ये मैंने एक काम कर लिया सबसे पहला। अच्छा जी, अब दूसरा काम मैंने ये करना है कि मैंने एक्चुअली उस बंदे को समझाना है कि मुझे कटिंग कहाँ से चाहिए, ब्लेड एरिया छोड़ना है और मैंने ट्रिम लाइन लगानी है और सेफ्टी एरिया को मेजर करना है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये जो मेरा जॉब है मैंने क्या किया कि एक लाइन ले ली, जहां पे मेरी कटिंग मार्क है यहां से एक ऊपर को लाइन ड्रा कर ली और इसी लाइन को मैंने 90 पे घुमाया, एक लाइन मैंने इस तरफ ड्रा कर ली। अब ये जो मेरी लाइन है ये लाइन बताएगी कि एक्चुअली मुझे जो जॉब है वो यहाँ से कटिंग करवाना है। इसी तरह यहाँ पे जो मेरा कटिंग मार्क्स था, यहाँ पे एंड पे जो आ रहा था, यहाँ पे मैंने कटिंग मार, अब मैं यहाँ पे ताकि मेरा एग्जैक्ट जगह पे आए तो मैं यहाँ पे गाइडलाइंस लगा रहा हूँ। गाइडलाइन लगा के इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है जी। इसी तरह गाइडलाइन मैंने एक नीचे लगाई है। नीचे लगा के उसको मैंने 90 डिग्री पे उसको मूव कर दिया, मूव करके इसको यहाँ पे रख दिया। अब ये इस जॉब के चारों साइडों पे एक कटिंग मार्क लग गया है जिससे पता चलेगा कि इसने यहाँ से कट होना है। अब मैं करूँगा कि अपनी जो मेरी ये जो ग्राउंड बनी हुई है इस ग्राउंड को मैंने थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको सीधा बड़ा कर दूंगा इन ट्रिम लाइन के ऊपर। ठीक है। और ये जो मैं जितनी ये जो जगह बढ़ा रहा हूँ ये मेरी जगह कटिंग में बाहर चली जाएगी। अब ये देखें, ये जो एरिया बाहर निकला है मेरा, इस एरिया को हम ब्लीड एरिया कहेंगे। ये जो एरिया, जितना एरिया ये मार्क हो रहा है, ये कितना है जी, जो कि मैंने रेड कर दिया है, ये रेड एरिया है ब्लीड एरिया। ब्लीड एरिया का मतलब ये है कि ये जो लाइन है मेरी, इस लाइन को ट्रिम लाइन कह रहे हैं। ये मैं एरिया चारों साइडों पे बढ़ा रहा हूँ अभी पहले तो।
ये बढ़ गया है डिज़ाइन में एरिया। अच्छा, आप ये देखें कि इस तरफ भी बढ़ गया, इस तरफ भी बढ़ गया, इस तरफ भी बढ़ गया। यहाँ पे प्रॉब्लम है। इसको बढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा सा और क्रिएटिवली काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये यहाँ पे डिज़ाइन है, ये यहाँ से कट हो गया, ये यहाँ से कट हो गया, तो ये करेगा प्रॉब्लम। अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं करता हूँ अभी पावर क्लिप इसके अंदर डिज़ाइन को, या पावर क्लिप ना भी करूँ क्योंकि नीचे बिट मैप है, पावर क्लिप होगा नहीं। अब मैंने जो अपना ब्लीड एरिया लगाया है उसकी मैंने लाइन जो है इसके ऊपर मैंने एक गाइडलाइन लगा ली है। यहाँ तक मेरा है जी ब्लीड एरिया। अब मैं क्या करूँगा कि मेरी जो शेप है इस शेप को इसी रो में इसी तरह बढ़ाऊँगा। क्योंकि यहाँ पे तो सॉलिड कलर है, उस उधर से ब्लीड एरिया बढ़ाना बड़ा ही आसान काम है, लेकिन जहाँ पे आपका कोई पैची है, कोई शेप बनी हुई है या कुछ तरह की चीज़ है, आपको उसको प्रॉपरली उसके ऊपर काम करना पड़ता है। अब मैं इसको ये देखें प्रॉपर मुझे लाइंस को, चूँकि ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है तो इसको ज़रा थोड़ा सा डिटेल से काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया। ठीक है जी। अब ये देखें ये थोड़ा सा, और ये बड़ी क्रिटिकल चीज़ है देखने वाली है, क्योंकि इसके बाद कस्टमर ने आपको डिज़ाइन अप्रूव कर दिया है। अगर कोई चेंजेस आप कर लेंगे तो वो प्रिंट होकर सामने आनी है, इसलिए बड़े ध्यान से देखना है सारी चीज़ों को। ये देखें अगर उसकी शेप डी शेप हो रही है या वाइट लाइन नज़र आ रही है, इन सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। लें जी, ये कर लिया। इसी तरह मेरी ये जो बिट मैप है इसको भी मैं टिल्ट करूँगा इस तरफ, ताकि थोड़ी सी बिट मैप भी बढ़ गई है, इसको भी मैं यहाँ से अब क्रॉप कर दूँगा इस तरफ। ठीक हो गया जी। अब आप इसको ज़रा आपको समझना इधर से आसान है कि अब ये जो एक लाइन है इसको मैंने पहले तो पेज डाउन कर देना है। अब ये जो लाइन है इस लाइन से इसने कट होना है। ये देखें अब ऊपर से डिज़ाइन के नीचे दब गई है लाइन। ठीक है, ऊपर से अब आपको ये लाइन नज़र आ रही है। अगर मैं गाइडलाइन लगा के दिखा सकूं तो अब क्या है कि मेरा जो डिज़ाइन था उसके बाहर मैंने एक सर्टन एरिया जो कि 2 mm 3 mm या 4 mm मिनिमम होना चाहिए, 5 से 10 mm तक भी जा सकता है, तो ये एरिया मैंने छोड़ दिया उसी डिज़ाइन में, उसी ग्राउंड में। वो छोड़ने का मकसद क्या हुआ कि बेसिकली जब ये मैं देखें ये कार्ड है, अब इसके बाहर जब एरिया छोड़ा हुआ था तो कटिंग में ये थोड़ा सा इधर उधर भी होगा तो वो महसूस नहीं होगा आपको। अदरवाइज़ क्या होगा कि मैंने अगर अपना ब्लीड एरिया नहीं छोड़ा होगा तो जब वो कट होगा तो या तो मेरा डिज़ाइन थोड़ा सा कट हो जाएगा, या अगर थोड़ा सा बाहर से कट होगा तो यहाँ पे वाइट लाइन नज़र आएगी। आपने अक्सर डिज़ाइंस में देखा भी होगा कि कुछ लाइंस कटी होती हैं तो कुछ पेपर्स में वाइट लाइन आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें ये मार्जिन देना पड़ता है। कटिंग करते हुए कुछ कटर में प्रॉब्लम आ गया, थोड़ी टेढ़ी कटाई हो गई, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये हमने सारा मार्जिन बढ़ाना होता है जिसको हम ब्लीड लाइन कहते हैं। और इसके अंदर ये जो एरिया है ना, अब ये देखें ये मेरी ट्रिम लाइन है। अगर मेरा डिज़ाइन यहाँ तक पड़ा होगा तो ये एहतमाल है कि कटिंग होते हुए मेरा डिज़ाइन वहाँ से कट ना जाए, तो इसलिए मैं ये कोशिश करूँगा कि मेरा जो अपना डिज़ाइन है उसको थोड़ा अंदर अंदर कर दूँ। मतलब जिस तरह यहाँ से अगर ये नीचे है ज़्यादा तो थोड़ा सा अंदर कर दूँ ताकि अंदर इसके सेफ्टी एरिया बन जाए। तो अब क्या हुआ कि ये डिज़ाइन आप 20-30 के छठे साइज़ पे प्रिंट होगा, मुझे सिर्फ एग्जैक्टली इसको इसी तरह भेज देना है। ये क्या हुआ, मेरा फाइनल डिज़ाइन हुआ 13 ज़रब 13.4 हो गया। इधर से मेरा जो पेपर है वो 15 है और इधर से मेरा 6.3 हो गया। इधर से जो मेरा पेपर है वो 6.7 है। ठीक है जी। अब ये सिंगल अप जो है एक रोटा मशीन पे प्रिंट हो जाएगा। मेरा डिज़ाइन प्रिंट के लिए रेडी है। अब जब मैं इसको प्लेट मेकिंग के लिए फाइल को मेल कर दूंगा, पेपर मेंशन कर दूंगा, तो ये डिज़ाइन प्रिंट हो सकता है। प्लेट मेकिंग वाला क्या करेगा कि इसको देख लेगा कि ये प्रॉपरली डिज़ाइन सेट है, कोई कलर ऐसा तो नहीं है जो कि RGB कलर है या मल्टी कलर है, उसको सेट करेगा। प्लस इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन मार्क्स लगाएगा। रजिस्ट्रेशन मार्क्स क्या होते हैं उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। रजिस्ट्रेशन मार्क्स आपका जब जॉब को, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले क्या किया कि इसकी सेपरेशन मैंने ऑन की है। हमने ये करना कुछ नहीं है, ये काम उन्होंने PS बनाते हुए करना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ।
लेआउट से इसको मैंने फिट टू पेज कर दिया है, प्री प्रेस में जाके इस पर रजिस्ट्रेशन मार्क्स ऑन कर दिए हैं। अब जब मैं इसका प्रीव्यू देखूंगा तो इस डिज़ाइन में जितना सियान हिस्सा था वो सारा सियान हिस्सा उसने मुझे दिखा दिया है कि ये हिस्सा सियान में प्रिंट होना है। और जब ये प्रिंट होगा तो ये देखें, ये रजिस्ट्रेशन मार्क्स है, ये मार्क्स प्लेसमेंट है, इसने बाहर की हुई है, इसकी प्लेसमेंट मैं अंदर करूंगा। ये देखें, ये कलर लाइन आ गई है यहाँ पे नीचे, और ये कलर लाइन आ गई है, और ये वाले जो मार्क आ गए हैं ये मेरे रजिस्ट्रेशन मार्क हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन मार्क आपको पहले समझ आएगा किस काम आते हैं, कि रजिस्ट्रेशन मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे इस काम के, जब वो एक दूसरे के ऊपर मार्क बैठेगा तो इसका मतलब है हमारा जॉब जो है वो एग्जैक्ट सही प्रिंट हो गया। अब मेरा जो डिज़ाइन था उस डिज़ाइन में जितना सियान कलर था वो उसने अलग कर दिया है, जितना मैजेंटा कलर था वो अलग कर दिया है, जितना येलो कलर था वो अलग कर दिया है, ठीक है, और जितना ब्लैक कलर था वो अलग कर दिया, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि सर कह रहे हैं कि ये सियान मैजेंटा येलो ब्लैक अलग अलग कर दिया, ये तो हमें ब्लैक ही नज़र आ रहा है। ये ब्लैक ही नज़र आना है, और इसी तरह प्लेट के ऊपर ये इमेजेस जो हैं आपके ट्रांसफ़र हो जाने हैं, प्लेट आपकी डेवलप हो जानी है। उस प्लेट से जब ये पेपर पे ट्रांसफ़र होना है तो ट्रांसफ़र होते वक्त जो इंक लगी होगी उस इंक के ऊपर काम होगा। इसके ऊपर वो लिख देते हैं कि ये सियान की प्लेट है, ये ब्लैक की प्लेट है, ये येलो की प्लेट है, ये मैजेंटा की प्लेट है। जब लिख के ये सारा उसे दे देते हैं तो वो सियान कलर डालेगा, फिर मैजेंटा डालेगा, फिर येलो डालेगा, फिर ब्लैक डालेगा। ये चारों प्लेट्स डालेंगी, एक दूसरे के ऊपर कलर प्रिंट होंगे, जिस तरह के मैंने आपको पिछली भी प्रेजेंटेशन में दिखाया था। तो आपका जॉब जो है प्रिंट होकर रेडी हो जाएगा। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें एक्चुअली हमने अपने जॉब को प्रिंट रेडी बनाना सीखा है। प्रिंट रेडी जॉब में कौन कौन सी चीज़ें सेट होंगी, सबसे पहले ये हमें पता होगा कि ये वाला जो जॉब है ये कौन से पेपर के साइज़ पे प्रिंट होना है, नंबर एक बात है। पेपर सबसे अहम भी है कौन से पेपर के साइज़ पे होना है। साइज़ होने के बाद फिर हमने ये देखना है कि कितने कलर का जॉब है। अब इसमें एक चीज़ रहेगी कि स्पॉट कलर की सेटिंग कैसे है, वो आगे मुख्तलिफ जॉब आएंगे, उसके अंदर फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्पॉट कलर की सेटिंग कैसे होती है। तो हमारा प्री प्रेस का काम यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है कि हमें कोई भी जॉब है उसके पेपर की क्वालिटी का पता होना चाहिए, पेपर के साइज़ का पता होना चाहिए, पेपर के मैन्युफैक्चर का पता होना चाहिए, और वो कौन से पेपर के कौन से हिस्से पे प्रिंट होगा ये पता होना चाहिए। कितने कलर में प्रिंट होगा, आया स्पॉट कलर में प्रिंट होगा, प्रोसेस कलर में प्रिंट होगा, ये पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ओके करके ये जॉब जब प्रिंटिंग के लिए किसी भी बंदे को भेज देंगे तो वो इसकी प्लेटें लगाएगा और प्रिंट कर देगा। आपकी तरफ से काम ख़त्म हो गया। जो आपका काम था एज ए प्रिंट शॉप वाले का उसका ख़त्म हो गया। इससे अगला काम सारा प्रिंट हाउस वाले का है। अगले काम को भी आपने समझना क्यों ज़रूरी है कि अगर आप खुद करें या किसी से करवाएं तो आपको क्वालिटी मेजर्स का चीज़ों का पता हो, और प्रैक्टिकली जब ये काम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो आज का ये जो लेक्चर था ये क्वाइट प्रैक्टिकल था डिज़ाइन के हवाले से। आप खुद डिज़ाइन बनाएं या किसी से बनाएं, इन तमाम चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है कि किस तरह से डिज़ाइन को प्रिंट रेडी बनाना है। तो उम्मीद है सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई होंगी। अब जो है हमारा जो टाइम है वो क्वेश्चन आंसर का है। तो किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई बातें हैं तो वो आप बता दें। जी, तो किसी का क्वेश्चन है जी तो कोई बता दें जी, मैं बैठा इंतज़ार कर रहा हूँ। उम्मीद है कि मेरे लेक्चर की तो आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाएगी, आ गई होगी। कल वाली जो वीडियो थी वो आपको शेयर नहीं कर सके, सुबह इंशाल्लाह ये वाली और कल जो लास्ट हमारी पेपर वाली वीडियो थी वो दोनों शेयर कर देंगे जी। पेपर साइज़ चार्ट में शेयर नहीं कर सका था, वो मैं आपको अभी सब कोई जो है ना वो फाइल में भेज देता हूँ। चलें ठीक हो गया जी, सबको समझ आ गई है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो ओके है, बंद करते हैं क्लास। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप दोबारा भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। इसी तरह हम आगे इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफिज़।